जय हिंद दोस्तों, मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टूडेंट पर स्वागत करता हूं। आज मैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी के द्वारा जो एलडीसी का पीटी एग्जाम हुआ था उसका व्याख्या सहित हल प्रश्न लाया हूं, जो 2021 में ये प्रश्न आयोजित किए गए थे और प्रीवियस ईयर प्रश्न है दोस्तों। इससे पहले मैं पीएसएससी इंटर लेवल का जो भी प्रीवियस प्रश्न थे उसे मैं अपलोड कर चुका हूं और उसका मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं। उसी प्लेलिस्ट में इसे भी मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद मैं सचिवालय सहायक में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे भी मैं लाऊंगा। इसका पीटी एंड मेंस दोनों का मैं लाऊंगा दोस्तों। आज पीटी है और अगले दिन मैं मेंस का भी मैं लाऊंगा इसका आपके लिए वीडियो। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे मुझे लाने का मकसद है कि आप जितना भी लोग पढ़ रहे हैं सभी ये समझ सकें कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है और कैसे बनाना है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं वो निश्चित रूप से आपके बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम में आने की काफ़ी गुंजाइश होती है दोस्तों। तो आप लोग इसे देखें और अच्छा से याद कर लें। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। यहीं से स्टार्ट है दोस्तों, 48 से यहीं जीके जीएस है। केवल मैं जीके जीएस का ही प्रश्न बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो इसे देखें तो कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो भागलपुर और बेगूसराय दोनों सही है। गांधीनगर और गुजरात ये गलत है। गांधीनगर जो है जो गुजरात की राजधानी है, ना कि गांधीनगर और गुजरात एक ही है, गुजरात में ही पड़ता है। गुजरात गुजरात एक राज्य है, उसके अंतर्गत गांधीनगर है उसका राजधानी, ठीक है। फूल गोभी और पत्ता गोभी ये एक ही है, दोनों सब्जी है, ठीक है। और गेहूं और चावल दोनों अनाज है। तो इसमें देखें भागलपुर और बेगूसराय दोनों बिहार की राज्य हैं, जिला है, बिहार के जिले हैं ये। जबकि ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 51 नंबर प्रश्न में, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद कौन सा है दोस्तों? तो ऋग्वेद को क्या कहते हैं हम लोग? प्राचीनतम वेद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऋग्वेद को क्या कहते हैं? प्राचीनतम वेद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। वेद किसे कहते हैं? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को वेद कहते हैं। ऋग्वेद क्या है? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। और कितने सूक्त हैं यदि आपसे पूछ लिया जाए तो ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त हैं एंड 10,462 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में पता चलता है ऋग्वेद से, ठीक है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ठीक है। यजुर्वेद देखें तो यजुर्वेद क्या होता है? तो यजुर्वेद में हम लोग इसकी जानकारी मिलती है। तो गद्य एवं पद दोनों में लिखा हुआ है यजुर्वेद, गद्य एवं पद दोनों में लिखा हुआ है यजुर्वेद। सामवेद संगीत से संबंधित है, गायन के लिए। और अथर्ववेद जो होता है तंत्र मंत्र और जादू टोना से संबंधित है अथर्ववेद। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 52 नंबर प्रश्न में। 52 में दिया गया है, सबसे अंत में कौन सी घटना है? तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक देखिए, उसके बाद अशोक का राज्याभिषेक इससे पहले हुआ है, ठीक है। इसके बाद हुआ, यदि हम चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक देखें तो 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ था। कब? 321 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व, ठीक। यदि अशोक का राज्याभिषेक देखें तो 305 अशोक का राज्याभिषेक देखेंगे तो अशोक का राज्याभिषेक 377 ईसा पूर्व, 277 ईसा पूर्व, 277 ईसा पूर्व में क्या था? अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, 277 ईसा पूर्व। मेगास्थनीज के देखिएगा तो 305 ईसा पूर्व मेगास्थनीज का भारत में आगमन हुआ था, 305 ईसा पूर्व मेगास्थनीज आया था भारत, ठीक है। और अशोक का कलिंग युद्ध देखेंगे तो 261 ईसा पूर्व हुआ था, 261 ईसा पूर्व। सभी ईसा पूर्व में है दोस्तों। 261 ईसा पूर्व क्या है? कलिंग का युद्ध है। तो हमसे पूछा कौन सी घटना अंत में हुई है? तो कौन सी घटना अंत में हुई? ऑप्शन नंबर डी, अशोक का जो कलिंग विजय था ये सबसे अंत में हुई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 53 की ओर। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म वर्ष 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था दोस्तों। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी थे और गांधी जी देश की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों
इसमें दिया गया 54 में महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे? तो महात्मा बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण कुशीनगर देवरिया में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है दोस्तों। तो उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर जो यूपी में पता है वहां पर हुई थी और इसे ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु को ही बुद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों, जो नेपाल में पड़ता है। ठीक है। और महात्मा बुद्ध कई वर्ष की तपस्या के पश्चात बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुई थी तथा सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना उपदेश दिए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। सबके बारे में देख लें, लुम्बिनी में जन्म हुआ था, बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था और सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 55 में चलते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1883 ईस्वी में। कब? 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ज्योतिबा राव फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे और इसका उद्देश्य था शुद्र और अस्पृश्यता जातियों के लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाना। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी की रचना की है। गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? ज्योतिबा फुले ने की है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें जाएगा 56 में। सबसे पहले कौन सी घटना हुई है? इन चारों घटना में सबसे पहले कौन सी घटना हुई है? यदि हम देखें तो नादिर शाह का आक्रमण, तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध। ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में। और पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ था दोस्तों। 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था। तो हमसे पूछा है कि सबसे पहले कौन सी घटना है? तो 1739 नादिर शाह का जो आक्रमण था सबसे पहली घटना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नादिर शाह का आक्रमण सबसे पहली घटना है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। 57 में 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? तो 1942 में जो जयप्रकाश नारायण जी को किस नगर में जेल में रखा गया था? तो उनको जो रखा गया था वो हजारीबाग नगर में के जेल में रखा गया था जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। हजारीबाग जेल में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। जेपी नारायण को गिरफ्तार कर पहले मुंबई की आर जेल, फिर उसके बाद दिल्ली की कैंप जेल में रखा गया। इसके बाद उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया, लेकिन उन्होंने जेल की दीवार को फांद कर फरार हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें 58 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसे देखते हैं। तो आज छोटा कर देता हूँ। इसमें दिया गया निम्नलिखित सुमेलित करने के लिए आनंद भवन कहाँ है ये सुमेलित करना है। यदि ये देखें तो आनंद भवन है जो आपको इलाहाबाद में स्थित है। आनंद भवन कहाँ? इलाहाबाद में। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थित है दोस्तों। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। जालियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। तो क्या आंसर होगा? तो हो जाएगा 3 4 1 2 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर 3 4 सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है दोस्तों। आनंद भवन कहाँ है? तो इलाहाबाद में। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में और जालियांवाला बाग अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 3 4 1 2। नेक्स्ट तो चलते हैं दोस्तों। ये भी मैचिंग दिया गया है। मैच करने के लिए हम लोग मैच करेंगे। ठीक है। इसमें दिया गया अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा किसने बनवाया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया है। अलाउद्दीन खिलजी ने। अकबर का किला, आगरा का किला किसने बनाया? तो आगरा का किला बनाया है अकबर ने। इतिमद उद दौला का मकबरा बनाया कौन? नूरजहां ने। और दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनाया है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने। यदि इसे मैचिंग करें तो 3 4 2 1 3 4 2 1 कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 60 नंबर प्रश्न में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। पटना में, बिहार के पटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। और इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता गुरु तेग बहादुर थे और सिखों के वो 9वें गुरु थे, तेग बहादुर। इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु बने और उन्होंने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। और ये
सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है पटना में। 61 में चलते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषा की सूची सम्मिलित की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 8वें अनुसूची में भारतीय भाषा को सम्मिलित की गई है। देखिए, भारतीय भाषा को 8वें अनुसूची में भारतीय भाषा को सम्मिलित की गई है। यदि आपसे पूछा जाए मूल रूप से भारतीय संविधान के मूल रूप से कितनी भाषा थी, तो 14 भाषा थी मूल रूप से। ठीक है, कितना भाषा? 14 भाषा थी। लेकिन भारतीय संविधान में फिलहाल में कितने भाषा हैं? तो फिलहाल में 8वें अनुसूची में भारतीय भाषाओं की जो अभी संख्या शामिल किया गया है 8वें अनुसूची में, तो कितने हो गए हैं? अब 22 हो गए हैं। पहले 14 थी, अब 22 हो गए। ठीक है, तो कितने हो गए हैं? तो 22। ठीक है, तो सबसे पहले हम किससे जुड़े थे? तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को भारतीय संविधान में भाषा के रूप में जोड़ दिया गया था। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में भाषा के रूप में जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, सिंधी के द्वारा। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया 8वें अनुसूची में। तब 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया तथा फिर से संशोधन किया गया और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। कौन कौन? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 8वें सूची में जोड़ा गया। तो इस प्रकार मिला करके अभी 8वें सूची में कितने भाषा है? तो 22 भाषा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। वर्तमान समय में 22 भाषा है। नेक्स्ट चलते हैं 62 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा में दिसंबर 1946 ईस्वी में अस्थायी सभापति चुना गया। पहली बैठक जो हुई थी, तो उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से नहीं चुना गया था। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें इसकी अध्यक्षता, जो पहली बैठक की अध्यक्षता था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था और उन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, और जो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, छोटा डेट भी रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के लिए अस्थायी सभापति चुना गया था। तब 11 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 63 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। और इसे मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। मौलिक अधिकार का भाग कौन है? तो मौलिक अधिकार का भाग 3 में आता है मौलिक अधिकार। ठीक है, और शिक्षा के अधिकार को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया है शिक्षा के अधिकार को, और इसे 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 64 में। इसमें कहा गया इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं? तो भारत के कौन उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं? तो उपराष्ट्रपति के रूप में कौन नहीं रहे हैं? यदि हम देखें तो इसमें फखरुद्दीन अली अहमद हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं रहे हैं। फखरुद्दीन अहमद अली जो है, अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे और यह स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय रूप से भाग लिए वे 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। कब? 74 से 77 तक राष्ट्रपति रहे और वे कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। बाकी जो ये हैं राधा कृष्ण, भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, उसके बाद राष्ट्रपति बने हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी भारत के उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बने हैं और बीबी गिरी भी आपको उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 65 में दिया गया है कि स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो स्वच्छ भारत अभियान यदि हम देखें तो किस वर्ष प्रारंभ हुआ स्वच्छ भारत अभियान? तो स्वच्छ भारत अभियान है जो वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर, छोटा डेट क्या था? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। और इस अभियान का उद्देश्य था 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करना। ठीक है, इसका उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 66 में। इसमें दिया गया है पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो था राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान था और ये जो पंचायती राज लागू हुआ था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में ये लागू हुआ था दोस्तों। और 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में ये व्यवस्था लागू की गई थी पंचायती राज।
यदि आपसे पूछ लिया जाए पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के बाद पहला राज्य पंचायती राज में को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करवाने वाला पहला राज्य कौन था, तो वो मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश था जिन्होंने संवैधानिक दर्जा पारित होने के बाद अपने राज्य में संवैधानिक दर्जा को क्या स्वीकृति प्रदान की थी। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है, और 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा क्या है, तो नगर पालिका को लागू किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। और 24 अप्रैल को दोस्तों नगर पालिका दिवस मनाया था। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 67 की ओर। 67 में कहा गया है कि जुलाई 2021 ईस्वी में भारत का संसदीय कार्य मंत्री किसे नियुक्त किया गया था, तो जुलाई 21 में संसदीय कार्य मंत्री नियुक्त किया गया था थावर चंद गहलोत को। ऑप्शन नंबर कौन थे, थावर चंद गहलोत थे दोस्तों। सॉरी, ये प्रश्न बाद में है, इससे पहले भी प्रश्न है। संसदीय कार्य मंत्री किसे चुना गया था, तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। प्रहलाद जोशी को भारत का संसदीय कार्य मंत्री चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 68 में जुलाई 2021 में किसे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो कर्नाटक का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो कर्नाटक का राज्यपाल थावर चंद गहलोत को चुना गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कर्नाटक का राज्यपाल 2021 में चुना गया था। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप पे खूब शेयर करें दोस्तों। जहाँ भी ग्रुप है आपका एजुकेशनल ग्रुप, उस सभी ग्रुप में शेयर करें। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बोले दोस्तों, जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें आगे की प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है, आगे है भारत का महान्यवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। महान्यवादी है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। और अनुच्छेद 76 के द्वारा महान्यवादी का वर्णन है। अनुच्छेद 76 में महान्यवादी का वर्णन है जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के महान्यवादी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 70 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कि वर्तमान समय में निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। कौन मौलिक अधिकार नहीं है, सो पूछा गया है। तो यदि इसमें देखें, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, और शोषण के विरुद्ध का अधिकार मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है जो मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। और वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 301 में के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। इस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या कितना, 7 था, लेकिन वर्तमान समय मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 71 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं है। तो यमुना नदी के किनारे कौन सा नगर नहीं है, यदि हम इसे देखें तो यमुना नदी के किनारे कौन सा नगर नहीं है। यमुना नदी के किनारे 71 का आंसर में दिया गया है। तो इसमें से हम देखें तो इसमें आपको अयोध्या है। अयोध्या जो यमुना नदी किनारे नहीं है, अयोध्या आपको यमुना नदी किनारे नहीं है। मथुरा, आगरा और दिल्ली यमुना नदी किनारे स्थित है दोस्तों। अयोध्या है जो उत्तर प्रदेश में सरयू नदी किनारे है। क्या है, सरयू नदी किनारे है अयोध्या। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें दिया गया 72 में वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है जनगणना 2011 के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कितना, तीसरे स्थान पर बिहार है, ठीक है। और पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर बिहार है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 73 में बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है। तो बिहार में यदि हम देखें कौन सा नहीं है, तो बिहार में हुंडरू जलप्रपात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, तो झारखंड में पता है दोस्तों। हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है। यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात। जबकि धुआं कुंड, पोकुलत और मंझर कुंड ये सब बिहार में प्रमुख जलप्रपात हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 74 नंबर प्रश्न की ओर देखें। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। तो पश्चिमी सीमा पर कौन स्थित है, तो बिहार के पश्चिमी सीमा पर, ये पूर्वी सीमा हुआ तो ये पश्चिमी सीमा हुआ। तो पश्चिमी सीमा पर कौन हुआ, तो बिहार के पश्चिमी सीमा पर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश है दोस्तों। सॉरी, बिहार के पश्चिमी सीमा पर, यदि ये पूर्वी सीमा हुआ ना तो बिहार का, ये पश्चिमी सीमा हुआ जिससे गंगा प्रवेश जो करती है वो पश्चिमी सीमा में प्रवेश करती है। तो कौन है, उत्तर प्रदेश है। बिहार के पश्चिमी सीमा पर कौन मौजूद है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। उत्तर प्रदेश है बिहार के पश्चिमी सीमा पर। यदि बिहार के उत्तर सीमा में पूछे तो बिहार का जो उत्तर सीमा है, बिहार के उत्तर सीमा में कौन है, तो नेपाल है बिहार के उत्तर सीमा में।
बिहार के दक्षिण सीमा में कौन है? तो झारखंड है। पूर्व सीमा में है आपको पश्चिम बंगाल, और पश्चिम सीमा में है उत्तर प्रदेश बिहार में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। आगे में देखें तो इसमें दिया गया 75 में बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो गोमती नदी है जो बिहार में नहीं बहती है दोस्तों। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। यह नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में गोमती ताल से निकलती है, जबकि फल्गु फल्गु बागमती पुनपुन बिहार राज्य में बहने वाली नदी है। अतः गोमती नदी बिहार राज्य में नहीं बहती है। तो ऑप्शन नंबर गोमती नदी क्या है? बिहार राज्य में नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 76 में क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का विशालतम क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशालतम महाद्वीप कौन सा है? महाद्वीप कहा जा रहा है। तो सबसे विशालतम महाद्वीप यदि क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो वो एशिया महाद्वीप है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशालतम महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार एशिया महादेश द्वीप है जो पृथ्वी के कुल सतह का 8.8% हिस्सा है। कितना? 8.8% हिस्सा रखता है कौन? एशिया महादेश, और विश्व का सबसे बड़ा महादेश है, महाद्वीप है। और यदि हम देखें तो एशिया के बाद यदि क्रमवार बताए तो पहले एशिया आएगा, फिर अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, फिर दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व में कितने महाद्वीप है? तो 7 महाद्वीप है। विश्व में 7 महाद्वीप है। इसमें से कौन कौन है? एशिया, अफ्रीका, क्रमवार में बता रहा हूँ, एशिया, अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद आपको दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप आता है दोस्तों 6ठे नंबर पर, और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक है, और यदि हम देखें तो विश्व में 7 महाद्वीपों में जो 7 महाद्वीप स्थित है वो पृथ्वी का मात्र 29% भाग पर ही स्थित है, और उसमें से भी 8% भाग पर एशिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 77 में बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बिहार में आपको कौन सा खनिज पाया जाता है? तो क्वार्टरजाइट पाया जाता है, पाइराइट पाया जाता है, अमृत पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सब खनिज बिहार में पाया जाता है। बिहार में खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनमें विभिन्न प्रकार की खनिजें पाई जाती है। मैग्नीज, कोयला, गंधक, क्वार्टरजाइट, पाइराइट, अभ्रक, लेड, ऑक्साइड, टीन, बेरिलियम आदि की खाने कहाँ पाई जाती है? तो ये बिहार में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सबका सब पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 78 में। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से है? यदि हम देखें इसे तो यमुना नदी का उद्गम जो है दोस्तों आपको कौन से राज्य से है? तो इस राज्य का नाम क्या है? तो यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड से स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड से है। यदि हम उत्तराखंड के कौन से जगह से? तो ये उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक जगह से यमुना नदी का उत्पन्न है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यह प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। यमुना की प्रमुख सहायक नदी देखे तो चंबल, बेद, केनवा, ये क्या है? यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। और यमुना नदी की लंबाई कितना है? तो 1376 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई है। 1376 किलोमीटर। ठीक है, 1376 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई है। यह गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। 79 में देखते हैं पृथ्वी दिवस होता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तब तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 22 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? तो जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया 80 नंबर प्रश्न में हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सी हमारा सही आंसर है। कहाँ? महानदी पर बनाया गया। इस बांध के पीछे विशालकाय जलाशय है जो एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है 81 में दिया गया है दोस्तों इसमें कि एटीएम का पूर्ण रूप है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? एटीएम का पूर्ण होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहा जाता है एटीएम का पूर्ण रूप। इसमें इसके माध्यम से ग्राहकों के वित्तीय हस्तांतरण से जुड़ी सेवाएं उसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। वित्तीय हस्तांतरित से जुड़ी हुई सेवाएं उपलब्ध करवाती है एटीएम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 82 नंबर प्रश्न की ओर। 82 में दिया गया है 82 में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो कौन सी राज्य की ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है जनगणना 2011 के अनुसार? इन 4 ऑप्शन में यदि देखें, यदि इसमें हिमाचल प्रदेश होता तो हिमाचल प्रदेश होता, लेकिन हिमाचल प्रदेश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी झारखंड की ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है। प्रतिशत के रूप में पूछते तो हिमाचल प्रदेश, और यदि ऐसे दिया रहता तो उत्तर प्रदेश होता, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश नहीं है ना हिमाचल प्रदेश है, और हमसे प्रतिशत नहीं पूछा है। तो झारखंड का जनसंख्या सबसे क्या है?
तो ग्रामीण जनसंख्या। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, झारखंड जो है कितना ग्रामीण जनसंख्या झारखंड में 75.95% यानी करीब करीब 76% लोग ग्रामीण जनसंख्या गांव में रहते हैं झारखंड में। ठीक है, करीब 76% लोग। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, यदि इसमें चले, नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया है? नीति आयोग ने योजना आयोग के स्थान लिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। योजना आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1950 को हुई थी। 1 जनवरी 1950 में नीति आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक है, और उसी का स्थान 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग जो है, नीति आयोग किस आयोग की स्थापना लिया है? तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी योजना आयोग की स्थापना, उसके स्थान पर नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 में लाया गया है या गठित किया गया है नीति आयोग को। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 84 नंबर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत का किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, आगे की ओर हम चलते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति? राष्ट्रपति तो करते हैं, तो अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए वर्णन दिया गया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 148 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 148 का। वर्तमान में सीएजी कौन है? तो कृष्णचंद्र मुर्मू है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही राष्ट्रपति। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 85 की ओर, निम्नलिखित में से बिहार किसकी प्रचुर मात्रा में उपज करती है? तो इन 4 ऑप्शन में से जो बिहार है तंबाकू की सबसे प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तंबाकू सबसे अधिक मात्रा में प्रचलन करती है कौन? बिहार। यदि हम इसमें देखें चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला कौन है? तो चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला असम है। और इसमें कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कॉफी का उत्पादन करने वाला कर्नाटक है। और इलायची का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो वो केरल है। इलायची का, जिसे बड़ी इलायची का जो होता है वो केरल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 86 में, मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है? तो मुजफ्फरपुर की लीची का यदि ब्रांड नाम देखे उसका नाम है शाही लीची। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मुजफ्फरपुर की लीची का नाम शाही लीची है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 87 में मैचिंग दिया है दोस्तों, हम लोग छोटा करके देख लेते हैं मैचिंग। इसमें दिया गया मैचिंग में जूट मैच करने के लिए दिया है। जूट कहाँ उत्पादित किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। चाय कहाँ? असम में। ठीक है, गन्ना कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और रबर कहाँ? केरल में। तो इस प्रकार यदि मैच करेंगे तो हो जाएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 4 3 2 1। नेक्स्ट की ओर 88 में, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? यदि हम इसे देखें, विश्व उपभोक्ता दिवस तो कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य उपभोक्ता के अधिकारों और उनकी आवश्यकताओं में के बारे में जागरूकता को फैलाना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 89 में, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है। तो भारत में जो सरकार का वित्तीय वर्ष है वो कब से कब चलता है? तो भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच चलता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच चलता है। और 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है और 31 मार्च तक चलता है। जैसे 2023-24 में वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से और अंत होगा 31 मार्च 2023। तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 89 से 90 की ओर, इसमें दिया गया सहकारिता मंत्री का दायित्व किससे सौंपा गया है? सहकारिता मंत्री का दायित्व है जो किसे सौंपा गया है? तो अमित शाह को दिया गया है सहकारिता मंत्री। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, अमित शाह को। और इसका गठन सहकारिता मंत्रालय के गठन कब हुआ है? 6 जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 91 नंबर प्रश्न में, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक प्राप्त किए? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुआ था उसमें भारत ने 7 पदक प्राप्त किए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कुल कितने? 7 पदक। उसमें से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थी और 4 ब्रॉन्ज मेडल थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और टोक्यो ओलंपिक में भारत का कैवां स्थान था? तो 48वां स्थान था। भारत 48वां स्थान पर था। 48वां स्थान पर था भारत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, 7 पदक जीता था। नेक्स्ट चलते हैं 92 में, भारत के किस संगठन ने एडवांस चाय तकनीकी विकसित की है? एडवांस चाय तकनीकी विकसित की है भारत के किस संगठन ने? तो ये DRDO ने एडवांस चाय विकसित किया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। DRDO ने
या भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट की दुश्मनों की मिसाइलों से बचाने के उद्देश्य से एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी विकसित किया गया है डीआरडीओ द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 93 नंबर प्रश्न की ओर। नेक्स्ट की ओर इसमें दिया गया है, भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में किया गया था? तो भारत द्वारा जो ऑपरेशन देवी शक्ति था वो किस देश में चलाया गया था देवी शक्ति? तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो था वो अफगानिस्तान में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। इसमें इस्लामिक गणराज्य के पतन और अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए सशस्त्र बलों का एक ऑपरेशन था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो मॉरिशस की राजधानी यदि हम देखें क्या है मॉरिशस की राजधानी, तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है और यह अफ्रीकी महादेश के अंतर्गत आता है। मॉरिशस में 50% से अधिक आबादी हिंदू धर्म का पालन करते हैं दोस्तों। मॉरिशस को राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? मॉरिशस रुपया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया जापान की मुद्रा क्या है? एन है जापान की मुद्रा। जापान की मुद्रा क्या है? एन है। और अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर है। ठीक है। और रेनबिनबी किसकी मुद्रा है? चीन का है। और रेनबिनबी किसका है? चीन का है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। येन जापान का, रेनबिनबी चीन का, या रेनबिनबी को युआन भी कहा जाता है। 96 नंबर चलते हैं, द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक है। तो नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक कौन है? तो नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक लुइस एडविंच है। लुइस एल्ड्रिच है, जो क्या है? द नाइट ऑफ वॉचमैन के लेखक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, लुइस एल्ड्रिच। नेक्स्ट चलते हैं 97 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो पंजाबी भाषा की लिपि आपसे पूछा है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो गुरुमुखी लिपि है। गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, गुरुमुखी लिपि। नेक्स्ट चलते हैं 98 नंबर प्रश्न में, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम जो कि हाल ही में देश से भाग गए हैं, तो जो हाल ही में देश से भाग गए हैं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो उनका नाम है एफ अशरफ गनी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। जो राष्ट्रपति एफ अशरफ गनी है जो अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट 99 में, हिंदी भाषा में वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है? तो वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता हिंदी भाषा में कौन है? वो है बद्री नारायण है। ऑप्शन नंबर बद्री नारायण, आचार्य बद्री नारायण। तो ऑप्शन यदि देखें, बद्री नारायण क्या है हिंदी भाषा में? तो हिंदी भाषा में कौन है? बद्री नारायण बता रहे हैं, लेखक है। भाषा और लेखक 2023 का है विजेता ये बद्री नारायण। 2023 में विजेता कौन है? तो बद्री नारायण है। और हमसे पूछा है 2020 में, तो अनामिका हो जाएगी 2020 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, इसमें दिया गया है 100 नंबर प्रश्न की ओर। यदि आप लोग को दोस्तों यदि जीके जीएस पढ़ना हो, प्रैक्टिस सेट के रूप में यदि पढ़ना हो, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में और भी पब्लिकेशन के बुक लाया गया है। जैसे यूटेरिया प्रैक्टिस सेट का 2 बुक आया था, एक फर्स्ट बुक और दूसरा वॉल्यूम 2, दोनों बुक में करवा चुका हूँ। दोनों में 15-15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 15-15 सेट्स दिए गए हैं, उसमें 75-75 प्रश्न है, कंप्लीट है। उसके बाद क्राउन पब्लिकेशन का भी पूरी बुक कंप्लीट है। और रुक्मणी प्रकाशन का भी जो 20 सेट्स दिए गए वॉल्यूम 2 में, उसे भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों। यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर आपको जीके जीएस का वीडियो उपलब्ध मिलेगा। आप लोग जाकर रिवाइज कर ले दोस्तों, आप लोगों को काफी लाभ मिलेगा दोस्तों। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूले दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, इसमें देखा गया है 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 है, जो किससे संबंधित है? तो आरक्षण से संबंधित है। आरक्षण से इसका उद्देश्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को क्या है? तो को अपनी सूची बनाने का अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, आरक्षण की। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 27वां संविधान संशोधन आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं 101 की ओर। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है। तो बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग क्या होता है? तो इसे देखें, तो बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग क्या कहलाएगा? तो इस भाग को हम लोग कहते हैं भ्रूण कहते हैं, भ्रूण। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं
इसमें दिया गया है 102 की ओर निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? कौन सा ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? तो इसमें से कार्बोहाइड्रेट एवं वसा ऊर्जा है जो खाद्य पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा खाद्य पदार्थ है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज तत्व है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य ऊर्जा प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों 103 की ओर। फफूंदियां में पोषण किस विधि से होता है? तो फफूंदियों में जो पोषण होता है वो किस विधि से होता है? फफूंदियों में पोषण, तो फफूंदियों में जो पोषण होता है वो आपको मृतजीवी पोषण से होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मृतजीवी पोषण से, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट 104 की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है कि 104 में कोशिका के किस भाग में ग्लाइसोसिस की प्रक्रिया होती है? तो कोशिका के कौन सी भाग में ग्लाइसोसिस की प्रक्रिया होती है? तो कोशिका द्रव में ग्लाइसोसिस की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। किसमें ग्लाइसोसिस की प्रक्रिया होती है? कोशिका द्रव में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ग्लाइसोसिस की प्रक्रिया होती है इसमें, तो कोशिका द्रव में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों 105 की ओर। इसमें दिया गया है पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में क्या होता है? तो आदान प्रदान किया जाता है, गैसों का आदान प्रदान किया जाता है श्वसन क्रिया में। तो उन छिद्रों का क्या नाम है? उन छिद्रों का रंध्र नाम है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। रंध्र का खुलना और बंद होना पत्तियों में श्वसन गैस का आदान प्रदान रंध्र का नामक छोटे छिद्र से होता है, माध्यम से होता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 106 के चलते हैं। ब्रायोफाइटा में होता है, तो ब्रायोफाइटा में क्या होता है? ब्रायोफाइटा में मॉस एवं लीवर वट होता है। ब्रायोफाइटा में मॉस एवं क्या होता है? लीवर वट ब्रायोफाइटा में होता है, मॉस एवं लीवर वट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों 107 की ओर। इसमें दिया गया है कि नारियल के फल का प्रसार होता है। प्रसार क्या होता है नारियल के फल का? तो नारियल के फल का प्रसार जो होता है वो किस रूप में होता है? नारियल के फल का प्रसार तो रेशा युक्त मीजोकार्पल्स के रूप में, मेसा युग मीजोकार्प के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों 108 में द्विबीजपत्री तना से में संवहनी बंडल होते हैं। तो द्विबीजपत्री होता है जो तना से संवहनी बंडल होता है किसमें? तो संपार्श्विक में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, संपार्श्विक में। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों 69 नंबर में। 69 में दिया गया है डिटर्जेंट का निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है। तो डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा है? तो डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम प्रोटियम है, प्रोटीएज। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, प्रोटीएज है डिटर्जेंट के निर्माण में होने वाला एंजाइम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 110 की ओर। क्रॉसिंग ओवर में होता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? तो क्रॉसिंग ओवर में आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है। क्रॉसिंग ओवर में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? तो डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया है, चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और इस सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक योग्यतम जीवों का ही चयन करती है। प्राकृतिक क्या करती है? योग्यतम जीवों का ही चयन करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आगे की ओर क्या दिया गया है 112 की ओर। निम्नलिखित में से कौन बीमारी यौन संचालित नहीं है? तो कौन सा बीमारी यौन से नहीं होता है? यदि इसे हम देखें 112 में, तो इसमें दिया गया है आपको हेपेटाइटिस यौन संचालित बीमारी नहीं है, सिफिलिस है, HIV एड्स है और गोनोरिया है जो यौन संचालित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो यकृत को सूजन का कारण बनती है। यह वायरस के कारण होता है, जबकि सिफिलिस, HIV एड्स, गोनोरिया यौन संचालित रोग है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 113 में। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? अनुकूलन परिस्थिति में अमीबा का जन्म होता है किसमें? 30 नंबर प्रश्न में दिया गया है अनुकूलन परिस्थिति में अमीबा का जन्म होता है किसमें होता है? तो इसका जन्म होता है द्विखंडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, अमीबा का जन्म होता है द्विखंडन विधि के द्वारा। नेक्स्ट को चलते हैं 114 की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ण के जंतुओं का प्रगुहा सीलोम रक्त से क्या हुआ है? भाग हुआ होता है। तो किसके कारण रक्त से भाग हुआ होता है? तो यह जो है आपको ऑर्थोपोडा का ग्रुप का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ऑर्थोपोडा ग्रुप का। 115 की ओर कहा गया है टेप वर्म के
खंड कहलाते हैं। तो टेप वर्ण के खंड क्या कहलाते हैं भाई? टेप वर्ण के जो खंड है वो प्रोग्लोटिड कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, प्रोग्लोटिड। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट सोच सकते हैं 116 की ओर। टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से कहते हैं। तो टीनिया सोलियम को समान रूप से क्या कहा जाता है? तो टीनिया सोलियम को समान रूप से पोर्क टेप वर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन? पोर्क टेप वर्म। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। पोर्क टेप वर्म है टीनिया सोलियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और समान रूप से यह सुअर मांस फीता कृमि मनुष्य में संक्रमण करने वाली सामान्य जाति है जिसे द्विपोषी परजीवी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 117 की ओर। भोजन अधिग्रहण करने वाला अंग होता है। तो भोजन को अधिग्रहण करने वाला अंग कौन सा होता है? तो वो अस्यूडोपोडियम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, अस्यूडोपोडियम। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कीट सांस लेता है। कीट किससे सांस लेता है? तो इसमें यदि हम देखें कीट जो है आपको श्वसन रंध्र द्वारा सांस लेता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। श्वसन रंध्र के द्वारा कीट सांस लेता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 119 की ओर। लाइसोसोम होते हैं। तो लाइसोसोम क्या है? तो लाइसोसोम है जो एक प्रकार का पाचन केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। लाइसोसोम जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका निर्माण गोल्जी काय में होता है तथा अतः कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम क्या होगा? पाचन केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। लाइसोसोम यह एक प्रकार का पाचन केंद्र है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या दिया गया है? 120 की ओर आगे दिया गया है दोस्तों। इसमें किस जीव में पौधा एवं जंतु के लक्षण पाए जाते हैं? तो कौन से जीव है जिसमें पौधा के भी लक्षण है और जंतु का भी लक्षण है? तो सहजीवी का लक्षण है। तो देखिए यूग्लिना है। यूग्लिना एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसे जंतु और पादपों के बीच का योजक कड़ी कहा जाता है। यूग्लिना को क्या कहते हैं? जंतु और पादपों का बीच का योजक कड़ी कहते हैं यूग्लिना को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इसमें हरित लवक पाया जाता है और यह कसाभिका के सहायता से गति करती है। तो यूग्लिना ही है जो दोनों के बीच की कड़ी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 121 की ओर। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को कहते हैं। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को बल्कनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, बल्कनाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं 122 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है? तो रासायनिक रूप से सबसे अधिक सक्रिय यदि देखिए इसमें, तो इसमें फ्लोरीन है जो रासायनिक रूप से सबसे अधिक सक्रिय है। इनमें से कौन? फ्लोरीन। ठीक है। और फ्लोरीन एक रासायनिक तत्व है। यह सबसे ऋणात्मक तत्व है और यह हाइड्रोजन वर्ग के सबसे अधिक उम्र में है। तो कौन सा सबसे अधिक उम्र में है? फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। अमलगम किसकी मिश्र धातु है? अमलगम जो है दोस्तों, अमलगम पारा की मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, अमलगम पारा की मिश्र धातु है। यदि आप लोग दोस्तों भारतीय संविधान पढ़ना चाहते हैं, हमसे यदि आप भारतीय संविधान पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रीवियस ईयर प्रश्न भारतीय संविधान का मैं अपलोड कर चुका हूँ। पूरी बुक को चैप्टर वाइज में अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देखें, वहाँ पर उपलब्ध होगा। और उसी तरह भारतीय इतिहास का तीनों इतिहास का, मध्यकालीन, प्राचीन एवं मॉडर्न, तीनों इतिहास में अपलोड कर चुका हूँ चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में। यदि आप लोग उसे नहीं देखे जाकर देखें दोस्तों और उसका लाभ उठाएं, और आप यदि देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से आपको उससे लाभ होगा और आप आने वाले एग्जामों में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो आप लोग उसे जरूर से जरूर देखें और अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लें। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 124 की ओर। एल्केलाइड होते हैं। एल्केलाइड क्या होते हैं? तो एल्केलाइड जो है आपको क्या होते हैं? एल्केलाइड क्षार होते हैं जो कि पानी से घुलनशील होता है। तो एल्केलाइड क्या होता है? एक क्षार है, एक क्षारीय अम्ल है जो कि पानी से घुलनशील होता है एल्केलाइड। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 125 में, चूने का पानी क्लोरीन से प्रक्रिया कर बनाता है। तो चूने का पानी है जो क्लोरीन से प्रक्रिया कर करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चूने का पानी क्लोरीन से प्रक्रिया करके क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 26 नंबर प्रश्न में, 126 में, कि मेंडलीफ के समय कुल ज्ञात तत्व की संख्या कितनी है? तो मेंडलीफ के समय
कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? तो कुल ज्ञात तत्वों की संख्या मेंडली के समय में 62 कितना 63 थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 63 ज्ञात तत्वों की संख्या थी। और वर्तमान समय में तत्वों की संख्या कितनी है? तो 118 है। कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है वर्तमान में, लेकिन मेंडली के समय में ऑप्शन नंबर ए 63 है। नेक्स्ट चलते हैं 127 की ओर। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का यदि रासायनिक नाम देखें तो क्या होगा? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछ लिया जाए तो आपको इसमें क्या आंसर होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। NaCl इसका सूत्र होता है, NaHCO3 इसका सूत्र होता है बेकिंग सोडा को, NaHCO3। और ये खाने वाला सोडा कहलाता है दोस्तों। क्या होता है? ये खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दिया गया 128 की ओर। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो कौन सा एंजाइम है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो ये एंजाइम का नाम क्या है? इस एंजाइम का नाम है जाइमेज। जाइमेज एंजाइम है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर क्या है? जाइमेज। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जाइमेज एंजाइम एथिल अल्कोहल को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, जाइमेज है 128 में। नेक्स्ट की ओर 129 में गैल्वेनाइजेशन होता है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है? तो लोहे पर जस्ते का निक्षेप चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 130 की ओर। गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह, तो हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है कि हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह ज्वलनशील नहीं है हीलियम, जबकि हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है और इससे बस विस्फोट होने की संभावना कम रहती है। ज्वलनशील गैस नहीं है इस कारण से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 131 की ओर। दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ की क्वथनांक क्या होता है? तो दबाव बढ़ाएंगे तो किसी पदार्थ की जो क्वथनांक होगा वो क्या होगा? तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। दबाव बढ़ाने से उसका क्वथनांक में वृद्धि होगी, ठीक है। और जबकि दबाव घटाने से क्वथनांक में घट जाएगी। या किसी अशुद्धि में जैसे नमक मिलाने से भी जल का क्वथनांक क्या होगा? यदि नमक मिलाएंगे तो जल का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 132 की ओर। खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। और प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लेता है। यह इकाई मुख्यतः लंबी दूरियां तथा गैलेक्सी जैसी अन्य खगोलीय वस्तुओं के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 टू द पावर माइनस 9.46 गुना 10 टू द पावर कितना होता है? 15 मीटर होता है। 9.46 गुना 10 टू द पावर 15 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं दोस्तों 133 की ओर। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगा। तो प्रकाश की गति कहाँ से न्यूनतम होगी? जब वह प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह किससे? कांच से गुजरती है तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। कांच से गुजरने पर 4 ऑप्शन में से कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, कांच से गुजरने पर। नेक्स्ट चलते हैं 134 की ओर। इसमें दिया गया है क्या? तो किसी ट्यूब लाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है। तो किसी ट्यूब लाइट में चौक लगाने का उद्देश्य मेन पर्पस क्या होता है? तो उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। चौक क्या करता है ट्यूबलाइट में? तो उच्च वोल्टेज को क्या करता है? वो प्रेरित करते रहता है हमेशा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 135 की ओर चलते हैं दोस्तों। 135 में कहा गया है कि बरसात की बूंदों को गोल आकार होता है। तो बरसात की बूंदे गोल आकार होता है क्यों? क्योंकि सतही तनाव के कारण गोलाकार होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें दिया गया अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है? ध्वनि जल से वायु में प्रवेश करती है। ध्वनि अगर जल से वायु से जल में प्रवेश करती है तो किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होगी? तो आवृत्ति की मात्रा में परिवर्तन नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है। आयाम ध्वनि की चाल एवं तरंग धैर्य में परिवर्तन होता है। आयाम में, वेग में, ध्वनि की चाल में क्या होता है? परिवर्तित होता है, परंतु आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 137 की ओर। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यदि हम ये देखें, ऑप्टिकल फाइबर है जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ क्या है? विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ क्या है? तो कांच की रुई। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, कांच की रुई। नेक्स्ट चलते हैं 139 की ओर दोस्तों। घड़ी में क्वार्टरजाइट क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है? क्वार्टरजाइट क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है?
पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। इसमें दिया गया है पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पेरिस्कोप है जो आपको परावर्तन एवं अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, परावर्तन एवं अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण एक दूसरे के 45 डिग्री कोण पर स्थित होता है दोस्तों। इन दर्पणों को परावर्तक सतह आमने सामने होती है, अतः ऊपर वाले सिरे से प्रवेश करने वाली किरणें दर्पण द्वारा परिवर्तित होकर नीचे की ओर आती है और दूसरे दर्पण द्वारा परिवर्तित होकर आंखों में प्रवेश करती है। इसका उपयोग पनडुब्बी, युद्धपोत तथा सैनिकों द्वारा शत्रु की गतिविधियों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, परावर्तन और अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करती है पेरिस्कोप। इस प्रकार इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, जहां भी ग्रुप है एजुकेशनल ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर कर दें दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा लें दोस्तों, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इसके साथ ही इस वीडियो समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।